अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक और मध्य पूर्व की हेडलाइन है, इजराइल बनाम ईरान तनाव, तो आप पूरी तस्वीर नहीं देख रहे, क्योंकि ये सिर्फ दो देशों का टकराव नहीं है। ये शक्ति की भूख है, ये अस्तित्व का डर है, ये विरासत की लड़ाई है, और यहीं से गेम बदलता है। आज जो हम देख रहे हैं वो अचानक नहीं हुआ, ये दशकों से पक रही कहानी है। एक तरफ इजराइल, एक छोटा लेकिन सैन्य रूप से अत्यंत शक्तिशाली राष्ट्र जो अपने अस्तित्व को हमेशा खतरे में महसूस करता आया है। दूसरी तरफ ईरान, एक प्राचीन सभ्यता, एक इस्लामिक गणराज्य जिसके लिए क्षेत्रीय प्रभुत्व सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, पहचान का हिस्सा है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ दो खिलाड़ी नहीं है। यहां संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहां सऊदी अरब है, यहां यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, और हर एक का अपना एजेंडा है, हर एक का अपना डर है, हर एक की अपनी महत्वाकांक्षा है। अब शुरुआत करते हैं मूल जड़ से। 1969 ईरान में इस्लामिक क्रांति, शाह का पतन, एक नई व्यवस्था की स्थापना। उस क्रांति के बाद से ही ईरान की विदेश नीति का एक केंद्रीय तत्व बन गया इजराइल का विरोध। क्यों? क्योंकि नई वैचारिक संरचना में इजराइल को पश्चिमी प्रभाव का प्रतीक माना गया, और यहीं से गेम बदलता है। इजराइल के लिए यह सिर्फ वैचारिक विरोध नहीं था, यह अस्तित्व का प्रश्न था। जब कोई राष्ट्र खुले तौर पर आपके अस्तित्व को चुनौती दे, तो आपकी सुरक्षा नीति कठोर हो जाती है। इजराइल ने अपनी रक्षा रणनीति को आक्रामक रक्षात्मक मॉडल पर बनाया। मतलब अगर खतरा उभरे तो उसे उभरने से पहले खत्म करो। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। ईरान ने सीधे युद्ध के बजाय प्रॉक्सी नेटवर्क तैयार किया। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, सीरिया में प्रभाव, इराक में मिलिशिया। ये एक सीधी लड़ाई नहीं थी, ये छाया युद्ध था, और यही छाया युद्ध अब खुले तनाव में बदलता दिख रहा है। अब इसमें अमेरिका की भूमिका समझिए। संयुक्त राज्य अमेरिका दशकों से इजराइल का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार रहा है। सैन्य सहायता, खुफिया सहयोग, राजनीतिक समर्थन। अमेरिका के लिए इजराइल सिर्फ सहयोगी नहीं, बल्कि मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन का स्तंभ है। लेकिन अमेरिका की भी अपनी चिंता है, ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा। अगर ईरान परमाणु क्षमता हासिल कर लेता है तो पूरा शक्ति संतुलन बदल सकता है। सऊदी अरब प्रतिक्रिया देगा, यूएई प्रतिक्रिया देगा, शायद तुर्की भी, और यहीं से गेम बदलता है। अब सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देखिए। दोनों खाड़ी की आर्थिक शक्तियां, दोनों तेल और व्यापार के केंद्र, दोनों ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव से असहज। लेकिन वे सीधे युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि युद्ध का मतलब होगा तेल की आपूर्ति बाधित, बंदरगाहों पर खतरा, पर्यटन पर असर, विदेशी निवेश का पलायन। फिर भी वे पूरी तरह तटस्थ नहीं रह सकते, क्योंकि अमेरिका के साथ उनके गहरे सुरक्षा संबंध है, और यही इस कहानी को जटिल बनाता है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अब वर्तमान की ओर आइए। हालिया घटनाओं में इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और कथित परमाणु स्थलों पर हमले किए। ईरान ने जवाबी ड्रोन और मिसाइल हमले किए। खाड़ी क्षेत्र में एयर स्पेस बंद हुए, बाजारों में हलचल हुई, तेल की कीमतों में उछाल आया। यह संकेत है कि यह सीमित टकराव भी वैश्विक प्रभाव डाल सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह पूर्ण युद्ध में बदलेगा, या ये नियंत्रित तनाव रहेगा? और यहीं से गेम बदलता है। राजनीतिक मनोविज्ञान समझिए। ईरान के नेतृत्व के लिए पीछे हटना कमजोरी का संकेत होगा। इजराइल के लिए निष्क्रिय रहना सुरक्षा खतरा होगा। अमेरिका के लिए निष्क्रियता वैश्विक प्रभाव कम कर सकती है। सऊदी और यूएई के लिए खुला युद्ध आर्थिक जोखिम है। हर खिलाड़ी अलग दिशा में खिंच रहा है, लेकिन मैदान एक ही है, मध्य पूर्व। अब एक काल्पनिक स्थिति सोचिए। अगर इजराइल हमला न करता, क्या ईरान अपनी क्षमता सीमित रखता? अगर ईरान प्रतिक्रिया न देता, क्या उसका आंतरिक दबाव बढ़ता? ये निर्णय सिर्फ रणनीति नहीं, राजनीतिक अस्तित्व से जुड़े हैं। और असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि इस पूरी कहानी में एक और तत्व है, जनता। इजराइल की जनता सुरक्षा चाहती है, ईरान की जनता आर्थिक राहत चाहती है, सऊदी और यूएई की जनता स्थिरता चाहती है, अमेरिका की जनता विदेशी युद्धों से थकी हुई है। जब जनता की प्राथमिकताएं और नेतृत्व की महत्वाकांक्षा टकराती है, तो निर्णय और कठिन हो जाते हैं, और यहीं से गेम बदलता है। ये संघर्ष सिर्फ मिसाइल का नहीं है, ये धारणा का है, ये विश्वास का है, ये शक्ति संतुलन का है। अगर ये बढ़ता है तो सिर्फ सीमाएं नहीं हिलेंगी, वैश्विक बाजार हिलेंगे, ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होगी, नए गठजोड़ बनेंगे, पुराने टूटेंगे, और दुनिया एक नए संतुलन की ओर बढ़ेगी। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। अगले भाग में हम समझेंगे
कि यह संघर्ष इतिहास की गहराई से कैसे निकला, प्रॉक्सी नेटवर्क ने इसे कैसे आकार दिया और कौन से छिपे समीकरण इस आग को हवा दे रहे हैं। क्योंकि जो दिख रहा है वो पूरी कहानी नहीं है और असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अगर आपने सोचा कि यह टकराव सिर्फ हाल की घटनाओं का परिणाम है, तो अब हमें कहानी की गहराई में उतरना होगा। क्योंकि असली लड़ाई सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती, वो विचारधाराओं से लड़ी जाती है, वो नेटवर्क से लड़ी जाती है, वो धैर्य से लड़ी जाती है, और यहीं से खेल और खतरनाक हो जाता है। पहली परत, प्रॉक्सी वॉर की रणनीति। ईरान ने सीधे युद्ध के बजाय एक अलग मॉडल चुना। सीधा हमला करने से अंतर्राष्ट्रीय दबाव आता, लेकिन अगर आप क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में अपने समर्थक समूह खड़े कर दें, तो आप दूरी से प्रभाव डाल सकते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, सीरिया में सैन्य उपस्थिति, इराक में शिया मिलिशिया, यमन में हूती विद्रोही। ये एक नेटवर्क है, एक ऐसा जाल जो मध्य पूर्व के नक्शे पर फैला हुआ है। और यही नेटवर्क इजराइल के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती है, क्योंकि इसका मतलब है खतरा सिर्फ एक सीमा से नहीं आता, खतरा कई दिशाओं से आ सकता है, और यहीं से खेल बदलता है। अब इजराइल की रणनीति समझिए। इजराइल का सिद्धांत स्पष्ट है, खतरे को उभरने से पहले निष्क्रिय करो। इसलिए वो सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले करता रहा। इसलिए वो खुफिया ऑपरेशनों के जरिए परमाणु वैज्ञानिकों और सैन्य ढांचे को निशाना बनाता रहा। ये ओपन वॉर नहीं है, ये सटीक, सीमित, लेकिन लगातार दबाव है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि हर कार्रवाई की प्रतिक्रिया होती है। जब इजराइल हमले करता है, तो ईरान सीधे जवाब देने के बजाय अपने सहयोगियों को सक्रिय करता है। सीमा पर रॉकेट, समुद्री मार्गों पर खतरा, ड्रोन हमले। इसका उद्देश्य क्या है? इजराइल को कई मोर्चों पर व्यस्त रखना, उसे थकाना, उसे अस्थिर रखना। अब इसमें अमेरिका को जोड़िए। अमेरिका के लिए यह सिर्फ इजराइल की सुरक्षा का प्रश्न नहीं है, यह पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन का सवाल है। अगर ईरान का प्रभाव बढ़ता है, तो अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी सऊदी अरब और यूएई असुरक्षित महसूस करेंगे, और अगर वे असुरक्षित हुए, तो वे नए सुरक्षा विकल्प तलाश सकते हैं। यह अमेरिका के लिए रणनीतिक नुकसान होगा, और यहीं से खेल वैश्विक हो जाता है। अब सऊदी अरब को समझिए। सऊदी अरब और ईरान के बीच दशकों से वैचारिक और भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा रही है। सुन्नी बनाम शिया नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय प्रभुत्व की प्रतिस्पर्धा। लेकिन हाल के वर्षों में दोनों ने तनाव कम करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि लगातार संघर्ष से आर्थिक विकास प्रभावित होता है, और सऊदी अरब अब अपनी अर्थव्यवस्था को तेल से आगे ले जाना चाहता है। यूएई भी यही चाहता है, स्थिरता, निवेश, व्यापार। लेकिन समस्या यह है कि वे पूरी तरह अलग भी नहीं रह सकते। उनकी जमीन पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। अगर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ता है, तो वे सीधे प्रभाव में आ सकते हैं, और यहीं से खेल और जटिल हो जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल यहीं से गुजरता है। अगर तनाव इतना बढ़ जाए कि ये मार्ग बाधित हो, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, शेयर बाजार अस्थिर होंगे। ये सिर्फ क्षेत्रीय संकट नहीं रहेगा, ये वैश्विक संकट बन सकता है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अब मनोविज्ञान समझिए। ईरान की नेतृत्व संरचना में शक्ति का केंद्रीकरण है। उनके लिए पीछे हटना सिर्फ सैन्य हार नहीं, वैचारिक कमजोरी का संकेत होगा। इजराइल के लिए हर खतरा संभावित अस्तित्व संकट है। उसका इतिहास उसे सिखाता है कि लापरवाही की कीमत भारी होती है। अमेरिका के लिए चुनौती दोहरी है। एक तरफ वह अपने सहयोगियों को आश्वस्त रखना चाहता है, दूसरी तरफ वो व्यापक युद्ध से बचना चाहता है, क्योंकि अमेरिकी जनता लंबे विदेशी युद्धों से थक चुकी है, और यहीं से खेल संतुलन पर आ टिकता है। अब एक संभावित परिदृश्य सोचिए। अगर ईरान सीधे इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमला करे, तो क्या अमेरिका हस्तक्षेप करेगा? अगर अमेरिका हस्तक्षेप करता है, तो क्या यह क्षेत्रीय युद्ध बन जाएगा? अगर सऊदी या यूएई की जमीन प्रभावित होती है, तो क्या वे प्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे? हर अगर के पीछे एक संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया है, और यही इसे खतरनाक बनाता है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। एक और परत है, साइबर युद्ध। आज की लड़ाई सिर्फ जमीन और हवा में नहीं होती। बिजली ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम, तेल रिफाइनरी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, साइबर हमले इन सबको निशाना बना सकते हैं, और इन हमलों का स्रोत साबित करना कठिन होता है। यानी जवाबी कार्रवाई भी अस्पष्ट हो जाती है। ये एक अदृश्य युद्ध है, और ये पहले से चल रहा है। अब सवाल है,
क्या कोई रास्ता है इस तनाव को कम करने का? संभव है। कूटनीति, पर्दे के पीछे वार्ता, तीसरे देशों की मध्यस्थता। लेकिन समस्या यह है कि हर पक्ष अपनी शक्ति स्थिति कमजोर दिखाना नहीं चाहता, और यही सबसे बड़ी बाधा है। और यहीं से खेल निर्णायक मोड़ पर पहुंचता है। ये संघर्ष अभी सीमित है, लेकिन ये कई चिंगारियों से घिरा है। एक गलत अनुमान, एक मिसाइल जो गलत लक्ष्य पर गिर जाए, एक समुद्री घटना, और स्थिति तेजी से बदल सकती है। लेकिन साथ ही हर पक्ष जानता है कि पूर्ण युद्ध की कीमत बहुत भारी होगी, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, मानवीय रूप से। इसलिए वे सीमा पर चलते हैं, तनाव बढ़ाते हैं, फिर रोकते हैं, फिर बढ़ाते हैं। लेकिन अब हम उस बिंदु पर हैं जहां सवाल सिर्फ क्या हो रहा है का नहीं, बल्कि आगे क्या हो सकता है का है, क्योंकि असली खेल भविष्य में तय होगा। और यहीं से कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। सबसे पहले समझते हैं एस्केलेशन का गणित। युद्ध कभी अचानक पूर्ण रूप नहीं लेता, वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता है। पहला स्तर सीमित हवाई हमले, दूसरा स्तर ड्रोन और मिसाइलों की जवाबी कार्रवाई, तीसरा स्तर प्रॉक्सी समूहों का सक्रिय होना, चौथा स्तर प्रत्यक्ष सैन्य टकराव। अभी स्थिति पहले और दूसरे स्तर के बीच झूल रही है, लेकिन समस्या यह है कि तीसरा स्तर पहले से सक्रिय है, और यहीं से खतरा बढ़ता है। अगर लेबनान की सीमा पर तनाव बढ़ता है, अगर गाजा से रॉकेट हमले तेज होते हैं, अगर इराक या सीरिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाता है, तो अमेरिका सीधे खिंच सकता है। और एक बार अमेरिका सीधे शामिल हुआ तो यह संघर्ष क्षेत्रीय सीमा से बाहर निकल सकता है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अब सोचिए सऊदी अरब और यूएई के दृष्टिकोण से। वे खुला युद्ध नहीं चाहते, उनकी अर्थव्यवस्था स्थिरता पर निर्भर है। तेल, व्यापार, पर्यटन, वित्तीय सेवाएं, सब कुछ शांति पर आधारित है। लेकिन अगर उनकी जमीन पर मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया, तो क्या वे चुप रह पाएंगे? यह सबसे बड़ा अनिश्चित तत्व है, और यहीं से शक्ति संतुलन की रेखाएं धुंधली हो जाती है। अब बात करते हैं वैश्विक प्रभाव की। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यवधान आता है, तो दुनिया के तेल बाजार में झटका लगेगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, मुद्रास्फीति फिर से सिर उठा सकती है, यूरोप और एशिया की अर्थव्यवस्थाएं दबाव में आ सकती है। और तब यह केवल मध्य पूर्व की समस्या नहीं रहेगी, यह वैश्विक आर्थिक संकट का रूप ले सकती है। लेकिन असली सवाल है, क्या कोई पक्ष इतना जोखिम उठाना चाहेगा? शायद नहीं। और यही उम्मीद की एक किरण है, क्योंकि हर खिलाड़ी जानता है कि पूर्ण युद्ध की कीमत बहुत भारी है। ईरान के लिए आर्थिक प्रतिबंध और आंतरिक असंतोष बढ़ सकता है, इजराइल के लिए बहुमोर्चीय युद्ध का खतरा, अमेरिका के लिए लंबे सैन्य अभियान की संभावना, सऊदी और यूएई के लिए आर्थिक अस्थिरता। तो फिर तनाव क्यों बढ़ता है? क्योंकि राजनीति सिर्फ तर्क से नहीं चलती, वो भावनाओं से चलती है। राष्ट्रीय गर्व, सुरक्षा की धारणा, वैचारिक प्रतिबद्धता। जब जनता दबाव डालती है, जब मीडिया माहौल गर्म करता है, जब बयानबाजी तेज होती है, तो निर्णय कठोर हो जाते हैं, और यहीं से जोखिम बढ़ता है। अब एक और परत जोड़िए, साइबर और हाइब्रिड वॉरफेयर। कल्पना कीजिए, अगर बिजली ग्रिड पर हमला हो जाए, अगर बैंकिंग नेटवर्क ठप हो जाए, अगर तेल रिफाइनरी पर डिजिटल हमला हो, यह बिना एक भी गोली चलाए बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और यही आधुनिक युद्ध का चेहरा है। यह हमेशा दिखता नहीं, लेकिन इसका असर गहरा होता है। अब भविष्य के 3 संभावित रास्ते समझिए। पहला, सीमित टकराव और फिर कूटनीति। तनाव बढ़ेगा, कुछ प्रतीकात्मक जवाबी हमले होंगे, फिर पर्दे के पीछे वार्ता शुरू होगी, स्थिति ठंडी हो सकती है। दूसरा, प्रॉक्सी युद्ध का विस्तार, सीमा पर झड़पें बढ़ेंगी, गठबंधन मजबूत होंगे, सीधा युद्ध नहीं, लेकिन स्थायी अस्थिरता। तीसरा, पूर्ण क्षेत्रीय संघर्ष, कई देशों की प्रत्यक्ष भागीदारी, ऊर्जा मार्गों पर खतरा, वैश्विक आर्थिक झटका। तीनों रास्तों में से कौन सा चुना जाएगा, यह नेताओं के निर्णय पर निर्भर करेगा। लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि अक्सर संकट के क्षणों में छोटी गलतियां बड़े परिणाम देती है। एक गलत आकलन, एक गलत संदेश, एक मिसाइल जो गलत दिशा में गिर जाए, और फिर स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। लेकिन अभी भी समय है। कूटनीति के चैनल बंद नहीं हुए हैं, गुप्त वार्ताएं संभव है, तीसरे देश मध्यस्थ बन सकते हैं, तनाव को सीमित रखा जा सकता है, और शायद यही सबसे संभावित परिणाम है, नियंत्रित अस्थिरता। एक ऐसा संतुलन जहां कोई भी पक्ष पूरी तरह पीछे नहीं हटता, लेकिन कोई भी पूर्ण युद्ध की ओर नहीं जाता। और यहीं से कहानी अपने निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। यह सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं है, यह शक्ति संतुलन की परीक्षा है।
ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की परीक्षा है। ये वैश्विक व्यवस्था की परीक्षा है। आने वाले हफ्ते और महीने तय करेंगे कि ये संकट इतिहास की किताबों में एक और तनाव के रूप में दर्ज होगा, या वो मोड़ बनेगा जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। अब हम कहानी के उस अंतिम मोड़ पर खड़े हैं, जहां सवाल सिर्फ कौन जीतेगा का नहीं है, बल्कि दुनिया किस दिशा में जाएगी का है। क्योंकि ये संघर्ष केवल सीमाओं का नहीं है, ये व्यवस्था का है, ये भविष्य का है, और यहीं से सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है। अब तक हमने देखा इतिहास, प्रॉक्सी युद्ध, वैश्विक शक्ति संतुलन, आर्थिक खतरे। लेकिन अंतिम सवाल यह है कि इस पूरे टकराव का दीर्घकालिक परिणाम क्या हो सकता है। सबसे पहले समझिए, यह संघर्ष एक मल्टीलेयर गेम है। ऊपर से दिखता है सैन्य टकराव, नीचे चलता है कूटनीति, और उससे भी नीचे चलता है रणनीतिक पुनर्संतुलन। क्या यह नया क्षेत्रीय गठबंधन बनाएगा? अगर इजराइल और ईरान के बीच तनाव स्थायी रूप से बढ़ता है, तो सऊदी अरब और यूएई जैसे देश किस दिशा में झुकेंगे? वे पूरी तरह खुलकर युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन वे ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव से चिंतित भी हैं। इसलिए संभव है कि वे सुरक्षा सहयोग बढ़ाएं। खुफिया साझेदारी, एयर डिफेंस इंटीग्रेशन, साइबर सुरक्षा नेटवर्क। ये एक औपचारिक युद्ध गठबंधन नहीं होगा, लेकिन एक शांत सुरक्षा ब्लॉक बन सकता है, और यहीं से शक्ति संतुलन बदल सकता है। 2. क्या ईरान अपनी रणनीति बदलेगा? ईरान की ताकत सीधे युद्ध में नहीं, बल्कि दीर्घकालिक धैर्य में है। वो समय के साथ दबाव बनाता है। अगर उस पर आर्थिक प्रतिबंध और बढ़ते हैं, तो वो 2 रास्तों में से एक चुन सकता है। पहला, परमाणु कार्यक्रम को और तेज करना, ताकि निवारक क्षमता मजबूत हो। दूसरा, तनाव कम करके आर्थिक राहत पाने की कोशिश करना। यह निर्णय सिर्फ सैन्य नहीं, राजनीतिक और सामाजिक भी होगा, क्योंकि ईरान के भीतर भी आर्थिक दबाव मौजूद है, और जब आंतरिक दबाव बढ़ता है, तो बाहरी नीति पर उसका असर पड़ता है। 3. अमेरिका की दुविधा। अमेरिका के सामने सबसे कठिन संतुलन है। अगर वो पीछे हटता है, तो सहयोगियों का विश्वास कमजोर हो सकता है। अगर वो आगे बढ़ता है, तो व्यापक युद्ध का खतरा है। इसलिए उसकी रणनीति अक्सर नियंत्रित हस्तक्षेप की होती है। सीमित समर्थन, रक्षा प्रणाली मजबूत करना, सीधा युद्ध टालना। लेकिन संकट के समय यह संतुलन नाजुक हो जाता है। एक घटना, एक हमला, एक अप्रत्याशित प्रतिक्रिया, और नीति बदल सकती है। 4. ऊर्जा और अर्थव्यवस्था का भविष्य। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुरक्षित रहता है, तो दुनिया राहत की सांस लेगी। लेकिन अगर वहां अस्थिरता बढ़ती है, तो ऊर्जा कीमतें वैश्विक राजनीति को प्रभावित करेंगी। यूरोप पहले से ऊर्जा संकट झेल चुका है। एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाएं आयात पर निर्भर हैं। तेल की ऊंची कीमतें सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहती, वे खाद्य कीमतों तक जाती है, परिवहन लागत तक जाती है, मुद्रास्फीति तक जाती है, और तब यह संघर्ष हर घर तक पहुंच सकता है। 5. सूचना युद्ध। आज युद्ध केवल जमीन पर नहीं लड़ा जाता, सोशल मीडिया पर कथाएं बनती हैं। वीडियो, बयान, दावे, सब एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा होते हैं। हर पक्ष अपनी कहानी को सही ठहराना चाहता है, हर पक्ष अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना चाहता है, और यही आधुनिक संघर्ष की नई परत है। 6. क्या कूटनीति जीत सकती है? इतिहास बताता है कि बड़े संघर्ष अक्सर वार्ता से समाप्त होते हैं, भले ही पहले तनाव चरम पर पहुंचे। संभव है कि पर्दे के पीछे बातचीत चल रही हो, संभव है कि मध्यस्थ देश सक्रिय हो, संभव है कि सार्वजनिक बयान कठोर हो, लेकिन निजी वार्ता व्यावहारिक हो। और यही उम्मीद की सबसे बड़ी किरण है, क्योंकि पूर्ण युद्ध की कीमत कोई भी पक्ष वास्तव में नहीं चाहता। 7. सबसे बड़ा जोखिम, गलत अनुमान। युद्ध का सबसे खतरनाक तत्व है मिसकैलकुलेशन। अगर एक पक्ष दूसरे की मंशा गलत समझ ले, अगर एक हमला अपेक्षा से ज्यादा नुकसान पहुंचा दे, अगर जनता का दबाव अचानक बढ़ जाए, तो निर्णय भावनात्मक हो सकते हैं, और वही क्षण इतिहास बदल देते हैं। 8. संभावित अंत परिदृश्य। आइए अंतिम रूप से 3 संभावित अंत की कल्पना करें। पहला, तनाव धीरे धीरे कम हो, सीमित टकराव के बाद कूटनीतिक समझौता, यह सबसे स्थिर परिणाम होगा। दूसरा, दीर्घकालिक छाया युद्ध जारी रहे, सीमित हमले, प्रॉक्सी सक्रिय, लेकिन पूर्ण युद्ध नहीं, यह अस्थिर संतुलन होगा। तीसरा, अचानक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध, कई देश शामिल, ऊर्जा मार्ग प्रभावित, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा झटका। कौन सा परिणाम होगा? ये आने वाले महीनों में नेताओं के निर्णय तय करेंगे। अंतिम विचार, यह संघर्ष केवल इजराइल, ईरान, अमेरिका
सऊदी अरब या यूएई तक सीमित नहीं है। ये उस प्रश्न से जुड़ा है कि 21वीं सदी में शक्ति संतुलन कैसा होगा। क्या क्षेत्रीय शक्तियां नए समीकरण बनाएंगी? क्या वैश्विक हस्तक्षेप कम होगा या बढ़ेगा? क्या कूटनीति हिंसा पर भारी पड़ेगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या दुनिया ने पिछले युद्धों से कुछ सीखा है? अभी जवाब स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात तय है, ये कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हर निर्णय का प्रभाव सीमाओं से परे जाएगा। और शायद यही इस पूरे संघर्ष की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये केवल युद्ध की कहानी नहीं, ये भविष्य की दिशा की कहानी है। और आने वाला समय बताएगा, क्या मानवता फिर से टकराव चुनेगी या संतुलन।